नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मदरसों की होगी जांच, सीएम ने दिया निर्देश, 1 महीने में देना होगा रिपोर्ट। उत्तराखंड में 6,559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की होगी भर्ती, महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने दिए निर्देश, 5 दिन में प्रस्ताव बनाने को भी कहा। उत्तराखंड के सरकारी दफ्तरों में खरीदे जाएंगे लोकल प्रोडक्ट, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, राज्य के लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास। उत्तराखंड में कांग्रेस का अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन पर फूका पुतला, इस्तीफे की मांग की। सर्द मौसम में घुलने लगी चुनाव की गर्माहट, अगले सप्ताह हो सकती है कार्यक्रम की घोषणा। नए साल के लिए मसूरी तैयार, अब नहीं लगेगा जाम, बनेगी 28 सैटेलाइट पार्किंग, मंत्री ने दिया महिलाओं को सौगात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर यानी कि देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यूएसआर की ओर से आयोजित चौथे महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर इस राज्यपाल ने 13 महिला वैज्ञानिकों और 3 छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने सम्मानित होने वाली महिला वैज्ञानिकों को और छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं यूसर की निदेशक प्रोफेसर अनीता रावत ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य 2030 की अवधारणा को महिलाओं की भागीदारी एवं योगदान के बिना धरातल पर उतारना संभव नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल का टॉपिक है बंदरों से फसल की सुरक्षा। हमारे गांव में जब किसान कुछ मुख्य फसलें लगाते हैं जैसे दाल सब्जियां, तो उन्हें बंदर अधिकतर नुकसान पहुंचाते हैं और किसानों द्वारा इन चीज़ों के लिए कई प्रयोग किए गए, जैसे गुलेल द्वारा, करंट लगाने द्वारा, लेकिन किसानों को कोई सफलता नहीं मिल पाई। और मैंने जो मॉडल बनाया है वो इस प्रकार से बनाया है जिससे कि बंदरों से फसल की सुरक्षा भी हो जाए और बंदरों को शारीरिक रूप से हानि भी ना पहुंचे। तो सर, मैंने अपने मॉडल में वाइब्रेटिंग फैंस का प्रयोग किया है, और उस पर 4 पोल्स हैं। अगर कोई भी बंदर उस पर बैठेगा तो वाइब्रेटिंग फैंस तेज से बनना शुरू हो जाएगा, जिससे कि बंदर डर जाएंगे। सर, जो हमारे गांव के प्रधान हैं श्री अरविंद सिंह चौहान, उन्होंने ये जो उनका सबसे पास खेत है, उन्होंने वहाँ अप्लाई भी किए ये चीज़ें। तो जितना तक मेरा मानना है कि ये किसानों के लिए और अन्य जानवरों के लिए भी लाभकारी है सर। तो मेरा प्रोजेक्ट था स्मार्ट किचन का। इसमें हमारा ऐसा है कि अगर हमारे घर में काम करने वाली कोई महिला गैस खुली छोड़ के भूल जाती है या फिर घर में खेलते समय बच्चे कभी कभी गैस खुली छोड़ के वैसे ही छोड़ देते हैं, तो उस समय हम क्या करें अगर घर में कोई नहीं है तो उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारा MQ2 सेंसर, आर्डिनो, सर्वो मोटर, LED और बजर यूज़ हुआ है। इसमें हमारा जो MQ2 सेंसर है वो गैस लीकेज होने पर उस गैस को सेंस करके इंफॉर्मेशन देता है आर्डिनो वो इंफॉर्मेशन हमारे सर्वो मोटर को देता है। सर्वो मोटर हमारे गैस के सिलेंडर के रेगुलेटर के नॉब से कनेक्टेड है, जो कि इंफॉर्मेशन मिलते ही रेगुलेटर को ऑफ कर देती है, जिससे कि गैस लीकेज नहीं होगा। और आर्डिनो से हमारा इंफॉर्मेशन LED और बजर पे भी जाता है, जिससे LED जल जाएगी और बजर हमारा आवाज़ करेगा, ताकि अगर घर में कोई है जो कि दूर है, अभी तक उसे पता नहीं चला है कि गैस लीकेज हो रही है, तो उसको कम से कम वो आवाज़ सुन के पता चल जाएगा। महिला वैज्ञानिक आज हमने कॉन्क्लेव किया है। इसमें हमने 2 कैटेगरीज रखी हैं कि युवा महिला एक्सीलेंस अवार्ड और एक हमने दूसरा इसमें ही अवार्ड रखा है। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरती है कि इसमें हमने नॉमिनेशंस अक्रॉस द उत्तराखंड इनवाइट किए थे, जिसमें से जूरी द्वारा 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। ये वो महिलाएं हैं जिनके शोध से समाज को एक नई दिशा मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कालाढूंडी के चुनाखान इको टूरिज्म सेंटर प्रदेश में बड़े प्रदूषण को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं डॉक्टर धीरज पांडे और वन संरक्षक पश्चिमी व्रत ये सारी चीजें डॉक्टर भी विनय कार्बन भार्गव ने प्रोजेक्ट का पार्ट कार्यशाला होगी। में तो जानकारी अगर साझा आपको की। कोई 2 दिवसीय गोल कार्यशाला गोल सेट की की विस्तृत वेबसाइट पे आपको रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट ढूंढना है। PCAF को भेजी जाएगी। एजुकेशन कार्यशाला हो, में वाटर रिटायर्ड हो, सैनिटेशन हो, INFJP प्रॉपर्टी शर्मा ने रिडक्शन कार्बन हो, जो क्रेडिट भी सारे परियोजनाओं और SDGs हैं, उनको वन भी विभाग की हमें चेक सक्रियता करना को होगा। बढ़ाने पर जोर दिया। उसके बाद वन प्रोजेक्ट पंचायत से टारगेट जुड़े तो लोगों आपकी ने भी सारा ऑनलाइन डेटाबेस माध्यम होगा, से जहाँ पे कार्यशाला आपको में कोई हिस्सा बिल लिया। वगैरह कुछ चीजें सबमिट वहीं करते कार्यशाला होगे में वन विभाग बैल पड़ाव के रेंज अधिकारी विजेंद्र अधिकारी के साथ साथ वन विभाग के सभी अधिकारी कार्यशाला में मौजूद रहे। देख सकते हैं कि जरूरी प्रिंसिपल हो गया, वो हो गया FPIC। इसका मतलब होता है प्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इसका मतलब ये है, देखिए, ये कुमाऊं मंडल के स्तर पर एक कार्बन फाइनेंसिंग की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन यहाँ किया गया है, जिसे टीरी द्वारा कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में जो वन पंचायतें हैं उनमें किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स को हम ले सकते हैं और किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आय के वैकल्पिक स्रोतों का सृजन किया जा सकता है और वन पंचायतों को अतिरिक्त आय हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस पर स्टेक होल्डर वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसमें सभी मंडल के जितने हमारे वन प्रभाग हैं उनके प्रभागी वनाधिकारी और साथ में उप प्रभागी वनाधिकारी के और अन्य रेंज अधिकारी उसमें उपस्थित हैं। एरिया सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स का निरूपण किया जाना है, इस संबंध में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जा रहा है। और इसके बाद गढ़वाल में ये कार्यशाला हो चुकी है। कुमाऊं में आज और कल ये कार्यशाला चलेगी और इसके बाद एक समेकित प्रस्ताव बना के प्रदेश स्तर का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई है, बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें इसके बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड हमारा लक्ष्य है। सीएम ने कहा कि जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने को पुस्तक को तैयार किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नगर निकायों और पंचायतों को उनका अधिकार सुनिश्चित कराने के लिए कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उत्तराखंड में लागू करने की मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दिलीप राठौड़ ने कांग्रेस मुख्यालय में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। बता दें, बैठक में नगर निकायों की मजबूती पर जोर दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत में राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश प्रभारी दीपक राठौर ने कहा कि पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, केंद्रीय और समवर्ती सूची का नहीं। पंचायत की समस्याओं का हल पंचायत से ही निकलेगा। सरकार को चाहिए कि वह पंचायतों को सशक्त करे, उनके अधिकार बढ़ाए, साथ ही पंचायतों को सीधा बजट आवंटित किया जाए ताकि पंचायतें अपने क्षेत्र की जरूरत के अनुसार विकास कार्य करें। और देखिए, जिस तरह से अभी हमारा जो अगला मीटिंग है अपने जिलाध्यक्षों के साथ, वो इसी विषय को लेकर है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण को लेकर जो एक आवाज है
उसको कैसा जनता के बीच में खड़ा किया जाए ताकि ये जो डिमांड है ये जनता से उठकर आए और जनता से उठकर जो है सीधी हमारी सरकारों के साथ सरकारों के समक्ष रखी जाए। क्योंकि हमारा ये मानना है जिस तरह से पलायन की समस्या उत्तराखंड के अंदर में है और बहुत सारा हमारा यूथ जो है गांव से निकलकर सीधा शहरों की तरफ जा रहा है, इसके पीछे जो रीजन है वो लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास ना वहां पर रोजगार की व्यवस्था हमारी पंचायतों में है, ना शिक्षा की अच्छी शिक्षा की व्यवस्था है और ना ही हमारे पास दूसरे कोई जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बातें हैं उनके ऊपर व्यवस्थाएं नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ढूंढते हुए हमारा जो यूथ है वो माइग्रेट कर रहा है। लेकिन हमारे संविधान में प्रोविजन है 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से कि सत्ता को आप विकेंद्रीकृत अगर आप करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो 73वें और 74वें संशोधन में जितनी भी ताकतें दी गई है 29 विषय 11वीं अनुसूची में और 18 विषय जो शहरी निकाय को लेकर 12वीं अनुसूची में है, अगर आप उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारी सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो सीधा जो बजट है पंचायतों के खाते में जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से और खुद प्लान करके हमारी ग्राम सभा तय करेगी कि हमारी पंचायत के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और खुद अपना काम वो खुद करेगी, जिससे वहां पर रोजगार भी जनरेट होगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बढ़ेगी, शिक्षा की सुविधाएं भी बढ़ेगी और सत्ता का जितना विकेंद्रीकरण नीचे ज्यादा से ज्यादा हाथों में जाएगा, लाखों करोड़ों हाथों में जितना ये जाएगा उतना ज्यादा जल्दी हम जो स्पीड अप अपना डेवलपमेंट को कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर हमारी जो मीटिंग है वो हमारे जिलाध्यक्षों के साथ होनी निश्चित हुई है। उत्तराखंड से अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। यह जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर ही कार्य करें। वहीं उन्होंने बताया कि सभी जनपदों को 1 माह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी आपको उत्तराखंड से ही बता रहे हैं, जहां देहरादून में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में अहम कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इन स्टेशनों को शहर का पहला स्टेशन बताया जा रहा है, जिसका मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है और लोगों को सुविधा प्रदान करना है। Out of 10 stations planned and conceived, 4 are already up. जो कोर ऑफ द सिटी में ही ये सारे 10 स्टेशंस ग्राउंड किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ये था कि जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा मिले। कस्टमर्स जो हमारे बायर्स हैं they get incentivized to replace their vehicles with EV cars and two-wheelers. बिना किसी खर्च के बनाए जा रहे ये ईवी चार्जिंग स्टेशन तेज और धीमी दोनों तरह की चार्जिंग का विकल्प उपलब्ध कराएंगे। इनमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों तरह की गाड़ियां शामिल होंगी।
ये हमारा जो चार्ज करो के नाम से स्टेशन हमारे देहरादून में ओपन हो रहा है। ये जो चार्जर्स हम लगा रहे हैं फिलहाल जो आप देख रहे हैं ये चार्जर, ये है स्लो टाइप चार्जर जिसकी कैपेसिटी है 10 किलोवाट। आप देखेंगे इसमें 3 कनेक्टर्स हैं। एक बार में हम या तो 3 ऑटो चार्ज करेंगे या फिर 3 बाइक को चार्ज कर सकते हैं। हम कार के लिए भी एक फास्ट चार्जर लगा रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 60 किलोवाट की होगी। 2 गन होंगे उसमें, एक बार में वो 2 कार को चार्ज करेंगी और एक गन की कैपेसिटी 30 किलोवाट की होगी। वो है फास्ट टाइप चार्जर जो कि आधे घंटे में एक कार को चार्ज कर देगी। शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की देहरादून प्रशासन की पहल समय की मांग और जरूरी कदम है जो पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको रुद्रप्रयाग से बता रहे हैं, जहां 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित रुद्रप्रयाग जिले के रांसी गांव से घायल एक 20 वर्षीय बालिका को एयरलिफ्ट करके उसकी जान बचाया गया। पहाड़ी से गिरने के कारण बालिका के सिर और हड्डियों में गंभीर चोटों से जूझ रही थी महिला। उसकी हालात बहुत नाजुक थी और तुरंत इलाज की जरूरत थी। जिला प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन के सहयोग से इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया गया। खराब मौसम और मुश्किल रास्तों के बावजूद टीम ने बहादुरी और कुशलता से प्रीति को एम्स ऋषिकेश पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आज मधमहेश्वर घाटी के गोंडार के जंगलों में घास काटने गई 21 वर्षीय प्रीति पुत्री बलवीर सिंह का पांव फिसल गया था, जिससे वह चट्टान से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्राम प्रधान गोंडार बीर सिंह पवार ने इसकी सूचना जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा को दी थी। राणा की ओर से सूचना तत्काल डीएम सौरभ गहरवार को दी गई और एयर एम्बुलेंस की मांग की गई। स्थिति को समझते हुए डीएम की ओर से जिला आपदा प्रबंध अधिकारी को घायल बालिका को एयरलिफ्ट करने को कहा गया। हेलीकॉप्टर के रांसी हेलीपैड पहुंचने तक ग्रामीणों की ओर से घायल बालिका को 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करते हुए डंडी के सहारे पहुंचाया गया। आज मैं जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में कुछ ज़रूरी काम से गया था और लगभग 2 बजे मुझे ग्राम सभा गोंडार से, जो कि मधमेश्वर घाटी का अंतिम गांव है, श्री शिवानंद पवार जी का मुझे फ़ोन आया कि गोंडार गांव में एक लड़की जो हमारी छोटी बहन है प्रीति, 21-22 साल उसकी उम्र है और घास काटते हुए चट्टान से गिर गई थी और उन्होंने मुझे बताया कि उसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। गांव के लोग उसको डंडी में लेके आ रहे हैं रास्ते में, और जबकि मैं बता दूं कि गोंडार से रांसी अक्तौलीधार जो सड़क 6 किलोमीटर दूर है। और जैसे ही मुझे पता लगा मैंने यहाँ के अपने जिलाधिकारी महोदय, सीएमओ साहब, आपदा प्रबंधन अधिकारी, सभी लोगों से संपर्क किया और मैंने उनसे एयर एम्बुलेंस की मांग की और सभी संबंधित अधिकारियों ने संज्ञान लिया और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। रांसी में जो निर्माणाधीन फील्ड है वहाँ पे एयर एम्बुलेंस लैंड हुई और उस बालिका को एम्स ऋषिकेश पहुँचाया गया है। खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां दून बॉलीवुड एक्टिंग स्कूल एंड फिल्म वर्ल्ड द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह आयोजन देहरादून के प्रेस क्लब में किया गया था, जिसका उद्देश्य आगामी 22 दिसंबर को होने वाले फैशन शो व अवार्ड शो के बारे में जानकारी देना था। यह अवार्ड शो एक निजी होटल में किया गया, जिसमें लगभग 80 बच्चे भाग लेंगे। वहीं आयोजकों ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम उत्तराखंड में पहली बार होगा। हमारे देहरादून के सबसे बड़े मॉल ऑफ देहरादून में
और इसकी शो टाइमिंग हमें अभी तक जो बताई गई है वो दोपहर 1 बजे है। शायद इसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, 10, 15, 20 मिनट का फर्क होगा तो हो, अदरवाइज 1 बजे अभी टाइम हमें मिला है। दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि भाइयों, आप लोग जो है इस फिल्म को देखने थिएटर तक जरूर आएँ, घर में बैठकर और अपने यार दोस्तों के साथ खाली विचार विमर्श करके ही और ये कह के कि भाई जो है गढ़वाली फिल्में ऐसी होती हैं, फिल्म को रिजेक्ट ना करें। फिल्म को जब तक आप थिएटर में आके नहीं देखेंगे, और मैं कह रहा हूँ सपरिवार आके देखें, उसके बाद ही आप फिल्म का आकलन करें और तभी आपको ये पता चलेगा कि हमारी फिल्म आगे किस दिशा में जाएंगी। अगर आप लोगों ने इसको पसंद किया फिल्म को, मुझे लगता है कि और भी मेकर्स जो हैं इस तरह की फिल्में बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको मंगलौर से बता रहे हैं, जहां लीबर हेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति का कार्यकाल दोबारा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले की चेयरमैन रेणु रानी को दोबारा नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कहा कि अभी चुनाव में कुछ समय था, जिसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर दोबारा उन्हीं लोगों को चेयरमैन का पद सौंपा है जो पहले से ही इस पद पर बने हुए थे। देखिए, राज्य सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, क्योंकि गन्ने का सीजन फिलहाल चल रहा है और 1 महीना पहले कार्यकाल पूरा हो गया था 5 वर्ष का पूरे प्रदेश में जो गन्ना समितियों के अध्यक्ष हैं। तो 1 महीने में बड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ा। तो उसी में हमारे स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, गन्ना मंत्री भी रहे हैं, उन्हें पीड़ा का पता था। तो उनकी पहल पे पूरे राज्य में ये पहल हुई है, मतलब उनकी पहल पे काम किया गया है। तो अब चूंकि सीजन चल रहा है, तो जब जनप्रतिनिधि बैठता है तो जनप्रतिनिधि को समस्याओं का पता भी रहता है। सरकार साथियों, आज पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारा गन्ना समिति के चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल कुछ दिन पहले समाप्त हो गया था। हम सब लोगों ने, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाई श्यामवीर जी, हम सब ने अपने संगठन से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कि अब गन्ने का सीजन है और गन्ने की बहुत सारी समस्याएं होती है। चुनाव तो अपने समय पर होंगे ही चेयरमैन के, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक पुनः गन्ना समिति का चेयरमैन बनाया जाए। अगली खबर आपको रामनगर से बता रहे हैं, जहां कोतवाली पुलिस एवं जिले की एएनटीएफ टीम द्वारा संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस से गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। दोनों ही तस्कर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के रहने वाले हैं। देखिए, मिशन 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डीआईजी रेंज सर कुमाऊं रेंज के निर्देशन में हमारे रामनगर थाना क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान में आज प्रातः 7:30 बजे के लगभग सीतावनी रोड में वन विभाग के जो चौकी है वहां पर हमारी टीम, जिसमें एसआई राजवीर नेगी और एएनटीएफ के इंचार्ज मोहन सिंह वहां पर चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान सीतावनी वाली रोड से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी। जब एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने जब आगे पुलिस फोर्स को देखा तो उसमें से उसके दरवाजा खोल करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तुरंत वहां पर दबोच लिया। अगली खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां नगर निगम का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। जहां एक और ओबीसी सीट होने के बाद भाजपा में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस सीट से ही गायब दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम में आरक्षण के खिलाफ आपत्तियां लगाने की भी होड़ मची हुई है। आज दोपहर तक नगर निगम में सभासदों और मेयर के लिए 82 आपत्तियां लगाई गई हैं। देखिए, अभी मैंने उसकी पत्रावली मंगाई है। अभी हमारी निकाय चुनाव पार्षद के लिए 81 के लगभग और
जो हमारा मेयर पद है उसके लिए एक आपत्ति अब तक प्राप्त हुई है। अभी बाकी पृथक से उसमें जो भी आगे की जानकारी है वो आपको हम उसके बारे में अवगत करा देंगे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आपको उधम सिंह नगर से बता रहे हैं, जहां जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए 16 सदस्यीय टीम का गठन किया जाएगा। इस टीम में 4 महिला दारोगा और 12 महिला पुलिसकर्मी शामिल होंगी। इनके लिए पोस्ट भी निर्धारित कर दी गई है। इन पोस्ट पर पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज दे सकती है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। उधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर, रुद्रपुर, लालपुर, काशीपुर और ITI क्षेत्र में छोटी बड़ी कई औद्योगिक इकाइयां हैं। इन इकाइयों में लाखों की संख्या में महिलाएं और पुरुष काम करते हैं। औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाली महिलाओं के साथ कई बार चैन स्नैचिंग, लूटपाट, झपटमारी, छेड़छाड़, यौन शोषण समेत कई आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। महिला संबंधित आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जिले के SSP मणिकांत मिश्रा ने 16 सदस्यीय पिंक फोर्स का गठन कर दिया है। पूरे अगर उधम सिंह नगर को देखा जाए तो 4 मुख्य एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के मायने में और वहाँ बाहर के लोगों के काम करने के मायने में ज़्यादा संवेदनशील हैं। उन चारों जगहों पर एक सब इंस्पेक्टर के साथ 4 महिला कांस्टेबल और 1 पुरुष कांस्टेबल, इनके साथ एक पिंक फोर्स लगाई गई है, जो कि महिलाओं की समस्या को तुरंत सुनेगी और उस पर तुरंत एक्शन लेगी। कई ऐसी घटनाएं हुई जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, जिसमें महिलाओं को परेशानी हुई और वो पुलिस के पास आई और उस पर एक्ट करने में थोड़ा समय लग गया, जिसके कारण से तत्काल तुरंत उनको सुविधा और सुरक्षा नहीं प्राप्त हो पाई। उत्तराखंड की बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए K-News इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं K-News, खबरों का